संसद सत्र का 7वां दिन आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में आज होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। मोदी आज संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे जवाब। कल सदन में राहुल से बोले थे पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय। संसद में नीट मुद्दे पर हंगामे के आसार। राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा की रखी थी मांग। हिंदू अग्निवीर समेत 20 मुद्दों पर बोले थे राहुल। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई की गिरफ्तारी, रिमांड के फैसले को चुनौती। शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला। मानहानि केस में राहुल गांधी को आज कोर्ट में होना है पेश। अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा है मामला। जौनपुर में एसटीएफ के नामी बदमाश की मुठभेड़। 1 लाख नामी सुपारी किलर ढेर। बदलापुर इलाके में हुई एसटीएफ पर बदमाशों की मुठभेड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आपको बता दें कि आज संसद सत्र की कार्रवाई का 7वां दिन है। आज दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में शुरू होगी सदन की कार्रवाई। दोनों सदन की कार्रवाई चर्चा का विषय रहेगी। पीएम मोदी आज सदन में रखेंगे अपना मन। धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 4 बजे लोकसभा में बोलेंगे पीएम मोदी। दोनों सदन की कार्यवाही चर्चा का विषय रहेगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद सत्र की कार्रवाई का 7वां दिन, कुछ ही देर में शुरू होगी सदन की कार्रवाई। Clause 3, Hindi and English versions to Direction 1, issued by the Speaker under the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha. आइटम नंबर 15 श्री जादव प्रताप राव। आपको बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोकसभा की तस्वीरें और राज्यसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निर्देशों के निर्देश 73 के अनुसरण में मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से सभा को सूचित करता हूं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की 2023-24 की अनुदान मांगों के संबंध में विभाग संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण दूसरी तस्वीर राहुल गांधी। आपको बता दें कि मीडिया से मुखातिब देखिए बोलने दीजिए। ये मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई होती है। धन्यवाद। और यहाँ पर राहुल गांधी को आपने सुना, उन्होंने कहा जो मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है और सच होता है। कि वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांग के संबंध में विभाग संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 145वें और 153वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन के स्थिति को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है। बांसुरी स्वराज जी, आपका नोटिस मिला है मुझे 115। आदरणीय अध्यक्ष जी, कल माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच में कई इनएक्यूरेट स्टेटमेंट्स करी हैं। इसके तहत मैंने आपके समक्ष डायरेक्शन 115 में एक नोटिस प्रस्तुत करा है।
आपसे अनुरोध है कि इसका कृपया संज्ञान लीजिए। माननीय सदस्यगण, नियम 371 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 371 के अधीन मामलों आज उठाने में अनुमति दी है, उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के अंदर अपने पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 18, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, श्री अखिलेश यादव जी। Sir, you all expel the entire speech of Rahul Gandhi. On which, sir, how can you expel the speech? You are not even touch the. Sir, Pratap Thakur has given entire speech. There is no touch on his speech. Only Rahul Gandhi's speech was expelled. Why, sir? Why, sir? Why is that expelled? मैं अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी। मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अखिलेश यादव अध्यक्ष जी। महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति जी के भाषण बोलने का मौका दिया। अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार अपनी बात रख रहे हैं। मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी आपको और आपके साथ साथ सभी चुने हुए सांसदों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं सबसे पहले देश के उन सभी समझदार और ईमानदार मतदाताओं को धन्यवाद जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका। चुनाव के समय पर अध्यक्ष जी ऐसा कहा गया कि 400 पार। मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन में बेनूर है पर। अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। दरअसल पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई है। ये पीडीए इंडिया की सकारात्मक राजनीति, पॉलिटिक्स जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जीत हुई है। ये इंडिया पीडीए की सोशल जस्टिस मुहिम की विक्ट्री है। 2024 का परिणाम हम इंडिया वालों के लिए जिम्मेदारी से भरा पैगाम भी है। और अगर हम यूं कहें अध्यक्ष महोदय कि 15 अगस्त 1947 अगर उपनिवेशिक राजनीति से आज़ादी का दिन था तो 4 जून 2024 देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आज़ादी का दिन रहा। ये सांप्रदायिक राजनीति के अंत और सामुदायिक राजनीति की शुरुआत है, जहां
सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ है, वहीं सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। सबसे अच्छी बात हुई ये है कि इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति की हमेशा के लिए हार हो गई। अध्यक्ष महोदय, कहने को सरकार ये कहती है कि ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और जीडीपी के मामले में 5th वर्ल्ड की इकोनॉमी बन गई है। लेकिन अध्यक्ष मोदी, ये सरकार क्यों छिपाती है कि अगर ये हमारी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर हम 5वें नंबर पर हैं, तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हमारे किस स्थान पर पहुंची है। और हम लोगों ने तो अध्यक्ष महोदय देखा है कि अगर दिल्ली की सरकार ने कहा होगा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, तो जहां से प्रधानमंत्री जी चुन करके आते हैं, वहाँ का प्रदेश के सरकार भी कह रहे कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। देश की इकोनॉमी कहाँ पहुँच गई, पर कैपिटा इनकम क्या है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो कम से कम 35% की ग्रोथ चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 35% की ग्रोथ उत्तर प्रदेश पा पाएगा। हम हंगर इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं, नीचे से कहाँ हैं। जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो इनइक्वालिटी के पैरामीटर पे कहाँ खड़े हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं। और जो लोग चुनाव को अपने तरीके से मोड़ते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। इस चुनाव में धन छल बल की नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। ये चुनाव जो देश का हुआ, ये सकारात्मक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है। इस बार प्रो कॉन्स्टिट्यूशन वालों की जीत हुई है। हम मानते हैं संविधान ही संजीवनी है, उसी की जीत हुई है। ये संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। अब ऊपर से नीचे की राजनीति का अंत हो गया है। अब नीचे से जो समाज की जो आवाज़ उठेगी, वही राजनीति का आधार बनेगी। मैं कहना चाहता हूं कि देश किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, जन आकांक्षा से चलेगा। मतलब अब मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। इस चुनाव का बड़ा पैगाम यही है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातें हुई हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात न हो, क्योंकि अध्यक्ष महोदय सबसे बड़ा प्रदेश जहाँ है, उसने हर बार दूसरे दल को समर्थन देकर के सरकार बनाई। मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोग क्यूटो की फोटो लेकर बनारस की गलियों से लेकर के गंगा जी तक ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है जिस दिन माँ गंगा साफ हो जाएंगी, शायद उस दिन कहीं क्यूटो उसकी गोद में कहीं मिल जाएगा। बनारसी लोग चाहते हैं कि कोई गंगा जी के भी तल में उतरकर उसका दर्द भी जाने। उत्तर प्रदेश की जनता का बस यही आग्रह है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच कहने की कसम खाई जाती है, कम से कम उस गंगा जल से तो झूठ ना बोला जाए। जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट का राज खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। अध्यक्ष महोदय, विकास का ढिढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे?
और रही सच्चे विकास की बात, तो हमने जो सड़क बनाई उस पर हवाई जहाज उतरे थे, और उत्तर प्रदेश की मुख्य नगरी में सड़कों पर नाव उतरी हैं, और अभी बारिश और हो जाएगी तो नाव से भी चलना पड़ेगा। यही स्मार्ट सिटी के जुमले का भी हाल है। न तो जाम से छुटकारा मिला, न बुनियादी सुविधाओं से कोई निजात मिली, न कोई बुनियादी सुविधाएं मिल पाई हैं। मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधान सांसद जी ने अनाथ पशुओं के बारे में बहुत कुछ कहा था। अनाथ पशुओं की समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए कब वादा किया हुआ, लेकिन कई चुनाव बीत गए हैं, अभी तक गन्ने का भुगतान 2 हफ्ते का वचन जो दिया था, कहां दिया था? अब तो वचन देने वाले को भी याद नहीं है। हर बात को जुमला बना देने वाले लोगों के ऊपर से जनता का भरोसा उठ गया है। इसीलिए बहुमत की सरकार नहीं है, ये सहयोग से चलने वाली सरकार है। डबल इंजन के नाम पर उत्तर प्रदेश को टकराहट के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व की लड़ाई 2 लोगों को आपस में लड़ा रही है, लेकिन उसकी मार जनता को सता रही है। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था, कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए, लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा, उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृत काल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे, वह न तो वर्तमान को सुधार सकती है, न भविष्य को संभाल सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए, निराशा का नहीं। जनता चाहती कि हर समस्या के लिए बीते कल को जिम्मेदार ठहराने के बहाने को सरकार छोड़े और आने वाले कल की बात करे। अगले 1000 साल के झूठे सपने दिखाने वाले अगले महीने होने वाली परीक्षाओं के लीक न होने की गारंटी कब लेंगे? जनता अब न तो किसी बहकावे में आएगी और न किसी के बहलावे फुसलावे में आएगी। जो लोग कहते हैं कि अमृत काल की बात करने वाले, जनता का जागरण काल आ गया है। आज इस सदन में नए राजनीतिक जागरण के अनेक प्रतिनिधि बैठे हैं। अब जब बात होगी तो सच्ची बात होगी और जनता को पूरी सच्चाई के साथ हम लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ बात रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक जीत और हुई है, एक जीत और अध्यक्ष महोदय हुई है। मैं जानता हूं सत्ता पक्ष बैठे वाले लोग समझ गए होंगे। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रची राखा,
ये है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रचि राखा, ये है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूं, होई वही जो राम रचि राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें हैं। अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें समय और काल से परे होती हैं, इसलिए आज यहाँ उत्तर प्रदेश के सदन में पढ़ा गया एक शेर याद आ गया, जो तब सही था अब और सही साबित हो रहा है। इजाजत हो अध्यक्ष जी तो मैं अर्ज करूं। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में। महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। अध्यक्ष महोदय, मैं मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। कई, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा, बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय वो प्रदेश है जिसने सरकार बीजेपी की बनवाई, एक बार नहीं 2 बार बनवाई, और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदभाव, उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदभाव। मुझे याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स के सबसे भारी वाहन हवाई जहाज से उतरे थे सड़क पर। वो अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वो एक्सप्रेसवे जो बना था और आज भी जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बजट से बन रहे हैं।
लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेसवे अभी नहीं दिया गया है। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में भेदभाव हुआ है, बल्कि हमें याद है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पे गांव गोद लिए थे। और सोचिए, अगर देश के प्रधान सांसद अगर किसी गांव को गोद ले लें और उस गांव की तस्वीर न बदले, तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि किसी गांव की तस्वीर 10 साल में बदली होगी। मुझे वो गांव जिसको उन्होंने गोद लिया, जो प्रधानमंत्री जी की आदर्श योजना थी उसके तहत जो गोद लिया गया था गांव, वो 5 वर्ष पहले खूब शोर हुआ था कि बनारस शहर की तरह डोमरी में चमचमाने लगेगा एक गांव। हकीकत में कुछ नहीं हुआ। उसकी दुर्दशा वैसी की वैसी है, जैसे था गांव वैसा ही का वैसा है। टूटी सड़कें, कच्ची पगडंडियां, उखड़े और टूटे हुए ईंट के खंजे, बदहाल हैंडपंप, पावरलूम और पंखे के जाली के कारखाने को आखिर कब तक रफ्तार मिलेगी जो उस गांव में काम होता था, लोग करते थे। खाली पड़े रसोई गैस के सिलेंडर, अंधाधुंध बिजली कटौती के बीच इस गांव के लोगों को हर सुबह मजदूरी की कभी ना खत्म होने वाली तलाश आखिर कब पूरी होगी। तो सोचिए, एक गांव की तस्वीर ये है। जो गांव कभी गोद लिया गया था, उस गांव की भी तस्वीर नहीं सुधर पाई है। जो भाजपा के स्मार्ट सिटी के झूठे सपने में गांव के लिए कोई जगह नहीं है। अपने गांव गोद लेने की जो बात कही थी, क्या वो भी जुमला था अध्यक्ष जी? पता नहीं जिस गांव को गोद लिया था उसका नाम भी किसी को याद है कि नहीं। मैं नाम पूछ करके किसी को शर्मिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर नाम याद है तो ये तो और भी बुरी बात है कि अपने नाम याद रखने के बावजूद भी कुछ नहीं किया। जिसे गोद लिया जाता है उसे अनाथ बनाकर छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। और अगर तस्वीर अध्यक्ष महोदय बदली हो 10 साल में उन तमाम गोद लिए हुए गांवों की, तो मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहूंगा जरूर इस सदन में बात रखें, जरूर बताएं आप। जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सबको हक दिला पाना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में। मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है। बड़े बड़े ऑफिसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाएं, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कहा कि हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे, आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आय कहां दोगुनी हो गई। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, सरकार बताए कि महंगाई इस बढ़ने पे उसकी आय कितनी होनी चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि एमएसपी लागू करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, लेकिन जहां तक मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर इस सरकार में एक भी नई मंडी बनी हो तो मुझे सरकार बता दे। अध्यक्ष महोदय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाने की बड़ी बात कही थी,
अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पर एमएसपी का भरोसा कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने एमएसपी का भरोसा दिलाया था। हम अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में लीगल गारंटी एमएसपी को मिलनी चाहिए थी वो क्रॉप्स को नहीं मिली है। न केवल फसलों को मिले बल्कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी एमएसपी देने का फैसला हो, जिससे कि हमारा किसान खुशहाल हो सके। साथ ही साथ ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। और देश की एक बड़ी आबादी जहाँ से मैं चुन करके आता हूँ, उत्तर प्रदेश, जहाँ बुनकर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने में बुनकर समाज के लोग बड़े पैमाने पर रह रहे हैं, लेकिन बुनकरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी इस सरकार में नहीं मिल पा रही हैं। जो प्रदेश सरकारों ने कभी बुनकरों के लिए योजनाएं चलाई थीं वो भी अध्यक्ष महोदय बंद कर दी हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस सरकार ने नौजवानों को नौकरी नहीं दी है, नौकरी और रोजगार उनसे छीने हैं, बहुत नौकरी छीनी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहूँगा कि आपके राज में न नौकरी की उम्मीद है न रोजगार, क्योंकि आपने छोटे कारोबारी तक को इतना छोटा बना दिया है कि न तो वो अपना पेट भर सकता है न किसी को नौकरी पर रख सकता है। जो कुछ पद निकलते भी हैं तो उन पर लेटरल एंट्री के नाम से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी साथियों को रख लिया जाता है। आरक्षण का हक नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हड़पा जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की होगी जितनी खिलवाड़ इस सरकार ने की है। जहां सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, और सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां सबसे बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। और पिछले 10 साल में जो पेपर उन्होंने लीक कराए हैं वो इसीलिए कराए हैं क्योंकि नौकरी ना देनी पड़े, और अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो उन्हें आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये जानबूझ करके सरकार नौकरी और आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं अध्यक्ष महोदय अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आशा है ये सरकार तब तक चलेगी तब तक उसके केंद्र में इस देश का हर एक गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला, युवा, छोटा कारोबारी, ईमानदार, नौकरी पेशा, आम आदमी और कर्मचारी अधिकारी, मजदूर और किसान होगा, ना कि धनवान होगा। और शासन के आधार पर संविधान होगा। वह जुमलों की जगह सच में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, सांप्रदायिक हिंसा, दलित व महिला उत्पीड़न, सामाजिक अन्याय जैसे मूलभूत मुद्दों का समाधान होगा। और भोजन, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए कागजी योजनाओं की जगह सच में इंतज़ाम होगा। मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश की समझदार जनता द्वारा सबसे बड़ी पार्टी चुने जाने के साथ साथ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें जिताई, उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी प्रकट करूँगा। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो वो सरकारी भाषण ना हो, सच्चाई के साथ सरकार अपनी बातें रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू। श्री संतोष पांडे। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं
आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे आज कीमती समय बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। मैं सबसे पहले अपने छत्तीसगढ़ के और उन राजनांदगांव क्षेत्र के समस्त जनता का, मतदाता का भी आभार प्रदर्शन करता हूँ और आप सबके वरिष्ठों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। आप सबको हृदय से शुभकामना। महोदय, अभी कल से जब से शुरू हुआ, रात को 12 बजे तक जो चला, जिस प्रकार से अभी अखिलेश जी बोल रहे थे, और कल जब शुरुआत हुई तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार की बातें की, आज जब अखिलेश जी ने एक शेरो शायरी से और गजल की पंक्तियों से शुरुआत की, तो मैं भी ये बता दूं कि अखिलेश जी, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हो फलसफे में, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। और जितने भी यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, ये सब उसी प्रकार की बात कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष कल राहुल गांधी जी बार बार भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे थे। वो भगवान भोलेनाथ है, भगवान शंकर है, ये आपकी फितरत में है। आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री का जो निपटा दिए छत्तीसगढ़ को, और वो आकर के लोकसभा में भी निपट गए। वो महादेव जी के नाम से सट्टा चला रहे थे, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने निपटा दिया। आपको ध्यान होगा, 6000 करोड़ से ऊपर का तो फिलहाल संसद की कार्यवाही के बीच इस बीच अहम खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने जो सदन में बातें रखी, जो राम को लाने का दावा करते थे, वो लाचार नजर आए, क्योंकि जीत समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हुई और स्मार्ट सिटी सिर्फ जुमला। तो महज कागजी आंकड़ों को मेंटेन किया गया और उम्मीद है कि ये कागजी आंकड़ों से निकलकर जमीनी स्तर पर भी ये काम करे। तो नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा सदन में उठाया अखिलेश यादव ने। छोटे कारोबारी किसी को नौकरी नहीं दे सकते। कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी बातों को रखा और हिंदू को हिंसक बताया, और आज अखिलेश यादव भी पूरे आक्रामक मोड में नजर आए। स्मार्ट सिटी सिर्फ जुमला है, अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया। साथ ही आरक्षण के मुद्दे को भी उठाया और युवा बेरोजगार हैं, इस बात का भी जिक्र किया। तो उसी का पलटवार करते हुए सदन में नजर आए, जो अखिलेश यादव ने तमाम अहम मुद्दों को उठाकर, बिंदुओं को उठाकर घेरते हुए नजर आए। इसी का पलटवार छत्तीसगढ़ का जिक्र किया गया इस दौरान। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जन समर्थन मिला समाजवादी पार्टी को, तो 10 साल में सरकार ने आखिर क्या किया, इस बात का भी जिक्र सदन में अखिलेश यादव के द्वारा। जातीय जनगणना को लेकर वो तमाम मुद्दे जो कि लोकसभा चुनाव में उठाए गए, वो एक बार फिर से सदन में गूंजते हुए नजर आए। तो नौकरी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आरक्षण देना होगा। तो एक बार फिर से आरक्षण का जो मसला है वो सदन में छाया रहा। तो आज 7वां दिन है और 7वें दिन सदन की कार्यवाही में ये नेता, जो विपक्ष के नेता हैं, इनकी तरफ से
अहम बिंदुओं को उठाया गया और नौकरी और आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से सदन में छाया रहा। इन मसलों को पहले भी अखिलेश यादव ने चुनावी माहौल में उठाया लोकसभा चुनाव में, और इसके बाद एक बार फिर से आरक्षण, जातीय जनगणना का जिक्र और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए नजर आए। तो अग्निवीर योजना, ओपीएस, किसानों के मुद्दे अभी भी पूरी तरीके से कायम है। अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया और सरकार को घेरते हुए नजर आए। क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था कि इन तमाम मुद्दों को लेकर अगर सदन में मैं बोलूंगा तो सुनना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी रही उसका वो जिक्र करते हुए नजर आए कि आखिर इन 10 सालों में क्या किया गया। अभी भी बेरोजगारी, महंगाई खत्म नहीं हुई। रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। मनीष, देखा जाए तो एक बार फिर से वही तमाम मुद्दे सदन में गूंजते हुए नजर आए हैं जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान उठाए गए अखिलेश यादव की तरफ से। बिल्कुल, देखिए सोनी, जाहिर तौर पर जो मुद्दे पहले जमीन पर उठाए जा रहे थे, क्योंकि अखिलेश यादव अब वो उन मामलों को सदन लेकर पहुंचे हैं। एक भारी बढ़त के साथ उत्तर प्रदेश में उनको एक बड़ा जनादेश भी मिला है, ज्यादा सीटें मिली हैं, और अब मजबूरी भी है। पहले होता क्या था कि पहले जमीन पे जो मुद्दे उठाए जाते थे वो सदन में मुद्दे नहीं उठ पाते थे, लेकिन अब चूंकि जो ये दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल किया है, पहले तो बहुत सारे मीम्स और जोक बने, लेकिन अब ये संसद पहुंच चुके हैं और लगातार सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से काशी का मुद्दा उठाया कि गंगा के तल में उतरकर कोई दिखाए कि जो बनारस अभी क्योटो बना कि नहीं, उसके बाद जो विकास को लेके उन्होंने सरकार को घेरा है कि 10 साल में जो विकास का ढिढोरा पीटा गया है वो बिल्कुल गलत पीटा जा रहा है, विकास के नाम पर विनाश किया गया है। और उसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है अभी तक उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी योगी सरकार को जिन मुद्दों पर घेरा था, उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का है, शिक्षा माफिया का है, और तमाम जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या देश की हो, चाहे वो नीट हो गया, चाहे अगर उत्तर प्रदेश में देखें बहुत सारी परीक्षाएं अभी आप PCSJ के पेपर लीक की सामने आ रही है कि उसमें करीब 300 से अधिक लोग सेलेक्ट हुए और उसमें करीब कई लोग दोषी पाए गए, उसमें कई लोगों की कापियां बदली। तो इन तमाम मुद्दों बिल्कुल मनीष, देखा जाए शुरुआती दौर से ही, चाहे वो अग्निवीर का मसला रहा हो, चाहे बेरोजगारी का मसला रहा हो, चाहे आरक्षण का जिक्र किया जाए, लगातार इन मसलों को उठाया गया और अभी भी सदन में इन्हीं मसलों को लेकर चर्चा की गई। और साथ ही बेहद महत्वपूर्ण ये कि अयोध्या का जिक्र कल राहुल गांधी ने भी किया। आपने देखा होगा सदन की कार्यवाही में एक लंबा जो समय लिया और कई अहम महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया। राहुल गांधी ने भी भगवान शिव की फोटो को दर्शाते हुए नजर आए, मना करने के बावजूद भी। और आज एक बार फिर से अयोध्या का जिक्र अखिलेश यादव ने भी किया। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ताकत, एक तरह से बहुत बड़ा संबल तो मिला ही है विपक्ष को, चाहे वो अयोध्या की जीत का मुद्दा हो या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी ने अटैक किया। मनीष, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आवाज नहीं मिल पा रही है, संपर्क टूट गया है। नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आरक्षण देना होगा, और एक बार फिर से आरक्षण का मसला जो है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। सदन में ये उठाया गया और लगातार लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अयोध्या जो है वो हर एक की जुबान पर रहा। विपक्ष लगातार इस मसले को उठाता रहा और सदन में भी ये मसला जोर शोर से गूंजता हुआ नजर आ रहा है कि अयोध्या की जनता ने नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी लाचार है। इन 10 सालों में विकास की कौन सी कहानी गढ़ी गई,
इन तमाम अहम बिंदुओं को लेकर आज सदन में ये आवाज गूंजती हुई नजर आई और अखिलेश यादव ने एक बार फिर से नौकरी और आरक्षण के मसले को उठाया है। तो ये उसका फैसला और साथ ही जो अयोध्या का फैसला निकलकर सामने आया, लगातार इस मसले को विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। तो धन्यवाद प्रस्ताव पर आज 7वां दिन सदन की कार्यवाही का और इस दौरान अखिलेश यादव इन बिंदुओं को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए। रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मनीष, क्योंकि ये लगातार ये चीजें उठाई जा रही हैं, हालांकि ये बात अलग है कि अभी छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया गया, जो अखिलेश यादव ने तमाम बिंदुओं को उठाया। इसके बाद सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने इस बात पर पलटवार भी किया है। देखिए, जाहिर तौर पर मैंने बताया, मैं यही बात बता रहा था कि अब वो तमाम मुद्दे जो पहले विपक्ष सड़कों पर उतर के वो मुद्दे उठा रहा था, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो मुद्दे जनता के बीच में उठाए, अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो मुद्दे उठाए, वो सभी मुद्दे सदन में उठ रहे हैं और पूरा देश सुन रहा है उन मुद्दों को। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें सरकार को असहज होना पड़ रहा है, उसमें एक बीच का रास्ता ढूंढ के निकलने की कोशिश जो सरकार है वो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका मिला है और विपक्ष अब मुखर होकर विरोध कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले दो जो कार्यकाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन के जो दो कार्यकाल रहे हैं, उसमें विपक्ष कभी इतना आक्रामक नहीं दिखाया सत्ता पक्ष पे, लेकिन अब उसकी आक्रामकता बढ़ गई है, एक तरह से आप कह सकते हैं उसकी ताकत बढ़ गई है। तो जाहिर तौर पर चाहे वो छत्तीसगढ़ का मुद्दा हो, चाहे वो झारखंड में मुख्यमंत्री को जेल भेजे जाने का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जेल भेजे जाने का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर वो अग्निवीर का मुद्दा हो, या अयोध्या में लोगों के जो मुआवजों का मुद्दा हो, ये तमाम चीजें अब देश के सदन में उठ रही हैं। तो जाहिर तौर पर अब अगर ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं और निश्चित रूप से जनता ने अगर चुन के भेजा है, जनता ने अगर जनमत दिया है, आदेश दिया है, तो वो इसीलिए दिया है कि ये जो नेता हैं ये जाके उन मुद्दों को सदन में प्रस्तुत करें, सरकार के सामने रखें, जिन्हें शायद देखकर कभी सरकार आंखें बंद कर लिया करती थी। और एक जो एक एब्सोल्यूट पावर थी गवर्नमेंट के पास एनडीए 1 और एनडीए 2 में, अब कहीं ना कहीं दिखने लगा है कि ताकत सरकार की भी कम हो गई, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे आपने देखा होगा संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, ये तमाम लोग अब विपक्ष में मुखर होकर सत्ता पक्ष का विरोध कर रहे हैं। पहले मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले ये विरोध सड़कों पर दिखाई पड़ रहा था, अब ये सदन तक पहुंच पाया है। मनीष, बिल्कुल, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई, क्योंकि अयोध्या को लेकर अगर बात की जाए, कहा गया कि लोगों का जो विकास किया गया और ढाया गया उनके घरों को, उसका उचित मुआवजा नहीं दिया गया। क्या वाकई यही एक उचित वजह रही और यही वजह रही कि मुक्की खानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में, और अब सदन भी इसी बात से गूंज रहा है? चलिए, संपर्क टूट गया है, अगर वापस जुड़ते हैं तो जरूर जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। प्रस्ताव के दौरान आज 7वां दिन सदन की कार्यवाही का और इस बीच अखिलेश यादव ने तमाम सवाल उठाए सरकार की कार्यशैली को लेकर, विकास कार्यों को लेकर और जातीय जनगणना के हक में हैं हम। अखिलेश यादव ने इस बात का भी जिक्र किया क्योंकि लगातार जातीय जनगणना का जो मसला है, मुद्दा है, वो विपक्ष उठाता रहा है और नौकरी इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आरक्षण देना होगा। आरक्षण के मसले को भी लेकर खींचतान देखने को मिली और अभी कुछ दिन पहले ही देखा जाए एनडीए में जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने भी चिट्ठी लिखकर इस बात का जिक्र किया कि भाई SC ST जो ओबीसी हैं उनके साथ निष्पक्षता से उन्हें नौकरी दी जाए, क्योंकि ऐसा हुआ है कि कई बार अनारक्षित सीटें कर दी जाती हैं और इसके बाद सामान्य वर्ग को उसमें नियुक्ति मिल जाती है। तो इस मसले को उठाया जा रहा है। जो घटक दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं और विपक्ष भी लगातार इस बात का समर्थन कर रहा है। तो एक बार फिर से आरक्षण का जो मसला है वो सदन में उठा और विकास कार्य जो किए गए उसको लेकर भी सवाल। तो अयोध्या की जीत को लोकतांत्रिक
जीत बताया है अखिलेश यादव ने। तो सदन की कार्यवाही फिलहाल जारी है और लगातार जो विपक्ष के नेता हैं वो अपने जो बिंदु हैं उनके आधार पर सवाल उठा रहे हैं। कल जिस तरीके से सदन में राहुल गांधी ने भी कई अहम बातों का जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, जब उन्होंने हिंदू को हिंसक बताया और इसको लेकर एक सुर में सदन में हंगामे की तस्वीर भी सामने आई और लगातार ये कहा गया कि माफ़ी मांगनी चाहिए। और आज अखिलेश यादव भी लगातार आक्रामक मोड में नजर आए और सवाल उठाते हुए। एक मिनट अनुराग, एक सेकंड। आप वरिष्ठ सदस्य, माननीय सदस्य, हमें चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर निष्पक्षता का सवाल नहीं उठाएंगे तो ठीक रहेगा, मेरा मानना है। Sorry, you have not kept. Sorry, I could not have. मेहताब जी क्या बोल रहे हैं? Kalya Banerjee is a very senior member and a very learned man. And he is a eminent jurist also. The only request to you, sir, is when we make allegations against an individual or against an institution, there is a provision in the rules. He should be given, or he or she should be given to give a reply. I don't find there is anyone in this house who can stand up on behalf of Election Commission to reply. नियम 3, Rule 353 देख लेना। Keeping that in mind, sir, I would request Kalyan Banerjee, sir, to consider that. Please consider that, because, thank you. Arrested. Sir, Please. Sir, I would not have raised the issue. Sir, I would not have raised the issue. I would not have raised the issue unless in this speech it has been written, quote, I also express my gratitude to the Election Commission of India on behalf of the courts of India today. This is the largest election. I am opposing that. Why you have brought Election Commission of India into speech? Why you have brought? If you have brought in the President address, you have to hear Mr. Mehta. You must have tolerance to hear now. You have gone to that side, now you increase your presence. You increase your tolerance. This is written here. I know law, I go by. Sir, now, अभी इतना गुस्सा आ गया, थोड़ा बाद में देखो ना क्या हुआ. अभी इतना गुस्सा. Why 7th phase election? Why for 2 months and 30 days, 15 days? Why the entire development of the country has been stopped? Why? To accommodate Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah go on all over states. We were 68 days. ये गलत है. चुनाव आयोग निष्पक्ष है, निर्वाध है. वो अपनी तारीख
खुद तय No, करता है no, इस तरीके we की। are saying, you are saying this. This is a charge against the Election Commission of India. Now, sir, speeches undelivered, hatred speech have been delivered. चलिए, तो एक बार सदन में चुनाव आयोग को लेकर भी सवाल की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते हुए नजर आए और इसी को लेकर बहस कि आखिर चुनाव के बाद एजेंडा जो है वो क्या होना चाहिए, इसको लेकर बहस तेज होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।